गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मानव कुमार ऑल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम 12th में 3D की बात करेंगे। तो 3D को समझने से पहले 2D को समझना होगा। पहले 2D पर बातचीत करते हैं। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल कहने का मतलब कि जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, ओनली लेंथ और फिर ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई हो। जैसे अगर बात किया एग्जाम्पल में कि आपका एक आयत, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करेंगे तो यह 2D के अंतर्गत है, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। या फिर कह सकते हैं हम सर्किल भी कह सकते हैं। सर्किल को भी हम स्क्वायर 2D के अंतर्गत रखते हैं, 2 डायमेंशन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो जैसे अगर ये बोर्ड की बात की जाए, इसके प्लेन की अगर बात की जाए, तो ये प्लेन अगर देखा जाए तो प्लेन हमारा 2D है, 2 डायमेंशन, जिसमें कि सिर्फ ओनली लंबाई और चौड़ाई है। अगर ये पूरे बोर्ड की बात की जाए तो हम इसे कहेंगे 3D के अंतर्गत रखेंगे, जिसमें कि लंबाई भी है, कुछ ना कुछ चौड़ाई भी है और कुछ ना कुछ मोटाई भी है। तो 2D के अंतर्गत हम 2 डायमेंशन जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उसे रखते हैं। और 3D के अंतर्गत जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो, चौड़ाई भी और कुछ ना कुछ हाइट भी हो, उसका मोटाई भी हो कुछ ना कुछ। तो लंबाई, चौड़ाई और अगर ऊंचाई तीनों मौजूद हो तो उसे हम 3D के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोबाइड क्यूब, घन जिसमें कहेंगे कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। उसके बाद फिर घन के बाद हम क्यूबाइड की बात करेंगे, मतलब घनाभ में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और कुछ ऊंचाई भी है। उसी तरह से अगर एग्जांपल में हम लें सिलेंडर मतलब सिलेंडर बेलनाकार भी ले तो उसमें भी कहेंगे कि कुछ ना कुछ लंबाई है। इस तरह का फिगर बेलनाकार में आप देख सकते हैं, इस तरह के फिगर को बेलनाकार बोलेंगे। ये आपका क्यूब है। इसके बाद फिर कुवाइड की बात की जाए तो इस तरह से आपका कुवाइड इस तरह से कुवाइड है। सिलेंडर हुआ। कहने का मतलब हम सीधी बात एक बात कह सकते हैं कि 2D उसे कहते हैं जिसमें कहेंगे कि कुछ ना कुछ कहेंगे कि स्क्वायर हो। तो 2D में हम सिर्फ एरिया को फाइंड करते हैं 2D में। जैसे अगर रेक्टेंगल आयत हो, लंबाई और चौड़ाई, तो 2D में हम सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम सिर्फ एरिया इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और अगर 3D की बात की जाए तो उसमें हम एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी ज्ञात करते हैं, घन भी ज्ञात करते हैं। जैसे कि क्यूब अगर कोई दिया गया हो, इसका किनारा 6 हो, तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम 6 का क्यूब मतलब एक क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब कि अगर 2D अगर ज्ञात करना हो तो उसमें सिर्फ हम एरिया फाइंड करते हैं, और 3D के अंतर्गत एरिया के साथ साथ हम वॉल्यूम भी ज्ञात करते हैं, दोनों चीज़ ज्ञात करते हैं, तो उसे हम 3D के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए देखते हैं 3D के अंतर्गत। तो 2D में जैसा कि हम एक्स और वाई के बारे में हम फाइंड करते हैं, उसी तरह से 3D में हम यहाँ पर एक्स, वाई और जेड तीन की बातचीत करेंगे। ये आपका पार्ट वाई, ये इसे हम एक्स कहेंगे और इसे कहेंगे जेड। एक्स और वाई को तो हम देख सकते हैं, लेकिन जेड को हम सीधी तरह से इस पर दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जेड, ये एक्स वाई जेड तीन पार्ट पर बात करेंगे 3D के अंतर्गत। 2D में एक्स और वाई, उसी तरह से सिमिलरली 3D में हम एक्स वाई जेड तीन की बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। अगर प्लेन पे कोई बिंदु हो यहाँ पर, और ये P बिंदु है, O और P अगर यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड हो, तो यहाँ पर अगर हमें OP निकालना हो, OP पोजीशन वेक्टर, तो हम कहेंगे एक्स आई वाई जे और जेड के पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर 2 3 5 कोई पॉइंट दिया हुआ O से, अगर OP अगर निकालना हो तो क्या करेंगे 2i + 3j और +5k। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो सिर्फ
आई जे का के का इस्तेमाल करके पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर 2 पॉइंट यहाँ दिया गया हो प्लेन में ए और बी, x1 y1 z1, x2 y2 z2, और यहाँ पर अगर ए बी निकालना हो तो हम निकालेंगे x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर y2 माइनस y1 प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब जैसे कि हम 2D में निकालते तो वहाँ 2 बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ निकालेंगे 3 पॉइंट के बीच की दूरी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 3 5 हो इस तरह से, अगर कोई पॉइंट हो ए और बी कोई पॉइंट हो 1 2 3, तो अगर ए बी आपको फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो हम इस तरह से कर सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 6√6। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए आगे की बातचीत करते हैं। वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आई तो बार बार रिवाइज करें। यहाँ पर अब हम डायरेक्शन कोसाइन डीसीज की बात करेंगे। इससे पहले भी हमने कहीं वेक्टर में भी डीसीज और डायरेक्शन रेशियो की बात की थी। डीसीज एंड डीआरएस, डायरेक्शन रेशियो। डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बातचीत करेंगे। अगर कोई लाइन है, इफ डीसीज ऑफ ए लाइन, कोई लाइन है ऑफ डीसीज ऑफ लाइन आर एल एम एन, अगर एल एम एन अगर डीसीज हो किसी लाइन का डीसीज हो, तो देन इसके विपरीत जो एंगल होगा, मतलब माइनस एल माइनस एम और माइनस एम, ये भी आर आल्सो डीसीज ऑफ लाइन। कहने का मतलब कि अगर कोई लाइन है और अगर इसका डीसीज हमें एल एम एन फाइंड आउट है, तो उसी तरह से इसका डीसीज ये भी हो सकता है माइनस एल, अपोजिट डायरेक्शन माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं डीसीज के रूप में। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल बराबर कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा के बराबर कर सकते हैं, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा के रूप में हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अगर यहाँ पर कुछ भी एंगल हो, अगर एल बराबर यहाँ पर अगर वैल्यू, अगर लाइन कोई लाइन दिया गया हो इस तरह से 2 3 और 5, 2 3 5, कहने का मतलब एल बराबर 2, एम बराबर 3 और एन बराबर 5। इसमें आपसे अल्फा बीटा और गामा पूछा जा रहा है। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, व्हाट। तो 2 बराबर होगा यहाँ पर कॉस अल्फा, अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर 3 बराबर कॉस बीटा, तो बीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 3। उसी तरह से 5 बराबर कॉस गामा, इसलिए गामा बराबर कॉस इनवर्स 5। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे की बातचीत, अगर इस तरह से एक लाइन दिया गया हो, x ये आपका y, ये x और ये z, ये एंगल यहाँ पर सपोज किया जाए, ये अल्फा एंगल बनाया जा रहा है यहाँ से। उसके बाद फिर ये बीटा एंगल और फिर कहेंगे यहाँ से ये गामा एंगल, अल्फा एंगल बनाया जा रहा है। ये गामा मतलब x और y के साथ अल्फा एंगल। उसके बाद फिर कहेंगे कि y और z के साथ बीटा एंगल ठीक। उसके बाद फिर कहेंगे कि ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन x और y के साथ अल्फा एंगल। उसके बाद फिर z और y के साथ बीटा एंगल बना रहे हैं। उसके बाद फिर कहेंगे कि z और x के साथ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम गामा एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं। कि अगर पूछा जाए कि डीसीज ऑफ लाइन कॉस पाई माइनस अल्फा,
कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा, कॉस पाई माइनस गामा। अगर इस तरह की बातचीत रहे तो इसका एंगल क्या होगा? हम जैसा कि हमें पता है ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत देखते हैं 180 यहाँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा माइनस करेंगे तो कॉस क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और कॉस का कॉस ही रहता है, मतलब माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा हम लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे देखा जाए, अगर x बराबर एल आर, एक्स बराबर एल आर, वाई बराबर एम आर और z बराबर एन आर हो, तो अगर इस तरह की बात रही x बराबर एल आर, वाई बराबर एम आर, z बराबर एन आर, तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 1 के बराबर होता है अगर x बराबर एल आर, वाई बराबर एम आर और z बराबर एन आर हो तो। अब यहाँ पर हम कंडीशन देखने जा रहे हैं, टू लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, अगर ये दो लाइन है, यहाँ पर दो लाइंस, अगर दो लाइंस की बात की जाए L1 M1 और N1, L2 M2 और N2, अगर दो लाइंस हो तो अगर दोनों लाइन कहेंगे परपेंडिकुलर हो, ये AB और ये CD, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो इस तरह से अगर परपेंडिकुलर हो AB और CD, तो कंडीशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। अगर कहेंगे कि तीनों का कहीं प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वह वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो एग्जाम्पल में ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस के वेक्टर और बी वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और प्लस के वेक्टर। तो ए वेक्टर ये आपका वैल्यू यहाँ, ये L1 1, M1 -2, N1 बराबर 1, L2 बराबर 1, इसका जो रेशियो होगा L1 to 1, M2 बराबर 1 और N2 बराबर 1। अब जब इसका प्रोडक्ट करते हैं हम, एक L1 L2 1 गुना 1 प्लस -2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1, तो 1 -2 प्लस 1, 2 - 2 बराबर 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB परपेंडिकुलर हमारा है, AB परपेंडिकुलर हमारा CD। तो अगर दो वेक्टर कहीं की डॉट उसका प्रोडक्ट 0 हो तो वह जो होगा परपेंडिकुलर होगा दोनों पर। अब आगे की बातचीत करते हैं। अगर आपको पैरेललिज्म दिखाना हो, अगर कंडीशन फॉर पैरेललिज्म अगर पैरेलल दिखाना हो तो रेशियो बराबर होगा A1/A2 बराबर, या फिर L1 भी बोल सकते हैं इसे हम, L1 में बात कर सकते हैं, L1/L2 बराबर M1/M2 N1/N2। हम इसे A1 या फिर L1 कहेंगे, अपने चॉइस पर इसे यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में अगर कोई लाइन दिया गया हो 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ए वेक्टर बराबर, और बी वेक्टर बराबर अगर कोई दिया गया हो 4i प्लस 6j और प्लस 8k, तो अगर इसका कहीं कि देखते हैं रेशियो निकाल कर, L1/L2 मतलब 2/4, 3/6 बराबर 4/8, तो कहेंगे कि सभी का रेशियो सेम मतलब 1/2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो लाइन दिया गया है, दोनों लाइन ए पैरेलल बी, ए लाइन जो है बी लाइन के पैरेलल है। अब आगे की बात करेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज किसे कहते हैं। अगर आपका कोई वेक्टर हो आर वेक्टर xi प्लस yj और प्लस zk, इसमें डायरेक्शन रेशियो मतलब अनुपात इसका जो होगा, तो डायरेक्शन रेशियो जिसका जो होगा ये x y और ये z। फॉर एग्जांपल अगर 2i प्लस 3j और प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k अगर कोई वेक्टर हो, तो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड आउट करना हो तो 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्शन रेशियो के बाद हम डीसीज की बात करेंगे। आइए देखते हैं डीसीज को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं।
डीसीज निकालने के लिए, डीसीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज की आवश्यकता होगी। इसलिए इससे पहले हमने आपको डायरेक्शन रेशियोज को क्लियर किया। डीसीज के बारे में बात करते हैं कि अगर इफ ABC आर डायरेक्शन रेशियोज, अगर ABC डायरेक्शन रेशियोज हो तब डीसीज होगा सभी का, तब ए का डीसीज होगा आपका A² प्लस B² प्लस C²। उसी तरह से बी का डायरेक्शन रेशियोज होगा A² प्लस B² प्लस C², और सी का ही उसी तरह से सी का होगा √A² प्लस B² प्लस C²। फॉर एग्जाम्पल की तरह देख सकते हैं, अगर ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, अगर इस तरह की बातचीत हो तो ये कहेंगे कि ये वाला पार्ट हमारा ए, ये बी और ये सी। अगर ए निकालना हो मतलब 2, तो करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर बी निकालना हो 3/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। उसी तरह से सी निकालना हो तो 4/√2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 बटे हम कर सकते हैं इसे, ये करेंगे हल तो 4 9 4 13, 13 और 16 29, मतलब 2/√29, 3/√29 और 4/√29। तो इस तरह से हम कहें कि डायरेक्शन डीसीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे की बातचीत करेंगे हम। अब कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी, कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी, कोलिनियरिटी मतलब संरेखी, एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट दिया गया इस तरह से 3 पॉइंट्स, आपसे पूछा जाए कि ABC ये तीनों पॉइंट एक ही कहेंगे कि एक ही सीधे में एक ही लाइन में कब होगा। अगर इस तरह की बातचीत, अगर ये A x1 y1 z1 हो, B x2 y2 और z2 हो, x3 y3 और z3 हो, तो रेशियो जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसे x2 माइनस x1 बटे x3 माइनस x1, हमेशा x1 को माइनस करना x2 और x3 में। उसी तरह से सिमिलरिटी y2 माइनस y1 बटे y3 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1 बटे z3 माइनस z1। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर 3 पॉइंट अगर दिखाना हो आपको यहाँ पर A B और C, A में हम यहाँ पर 2 3 5 और B में हम यहाँ पर 4 5 7 यहाँ पर ले लें 7 8 10 7 8 10। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, z1 बराबर 5, x2 बराबर 4, y2 बराबर 5 और z2 बराबर 7, x3 बराबर 7, y2 बराबर 8 और z3 बराबर कहेंगे कि 10। तो अगर आपको दिखाना हो तो x2 माइनस x1 करेंगे 4 माइनस 2, फिर x3 माइनस x1 7 माइनस 2 करेंगे। उसी तरह से y2 माइनस y1 5 माइनस 3, और फिर करेंगे यहाँ पर y3 माइनस y1 8 माइनस 3। उसी तरह से फिर z1 माइनस z2 माइनस z1 7 माइनस 5 बटे z3 माइनस z1 10 माइनस 5, तो 2/5 सभी जगह का रेशियो सेम है 2/5। तो इस तरह से हम क्वालिटी आप कह सकते हैं कि यह तीनों जो पॉइंट है एक ही सीध में होगा, एक ही लाइन में होगा, तो क्वालिटी इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आगे हम आगे की बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर हम प्लेन में बात करेंगे, प्लेन समतल की बात करें। जिस तरह से अगर इस तरह से हम देख सकते हैं, इसे हम प्लेन कहेंगे, ये हमारा प्लेन है, प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है जब नॉर्मल दिया गया हो। तो नॉर्मल किसे बोलते हैं, जैसे ये प्लेन है, यहाँ से हमने कहीं कोई बिंदु लिया है, तो ये जैसे ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं सी डी हमारा क्या है, नॉर्मल हो। तो अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना हो नॉर्मल फॉर्म में, तो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड
और बराबर पी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। और इसी में अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। तो यहाँ पर आर वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एन कैप बराबर हम लिखेंगे एन कैप बराबर एल आई प्लस एम जे और एम जे प्लस एन के लिख सकते हैं। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन हो सकता है। पहला कि आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल की लंबाई क्या होगी। अगर कोई इक्वेशन दिया गया हो क्वेश्चन में, अगर 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6, अगर कोई प्लेन दिया गया हो, आपसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल की लंबाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल या फुट परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और फुट परपेंडिकुलर या नॉर्मल इसकी लंबाई कहेंगे। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी के शक्ल में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 6 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ निकालना मैग्नीट्यूड 2x प्लस 3y और माइनस 4z का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा होगा 4, 9 और 16 नंबर, मतलब रूट 29 हम कर सकते हैं। इसका वैल्यू रूट 29 होगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर हम 2/√29 सभी करेंगे और 3/√29, दोनों ओर क्या करेंगे, √29 से डिवाइड करेंगे, दोनों ओर बोथ साइड्स डिवाइड्स फ्रॉम √29 से दोनों साइड के डिवाइड कीजिए, -4/√29 आपका y, ये z होगा, ये 6/√29 मतलब 6/√29। तो कहेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये ही हमारा कहेंगे इसका डिस्टेंस हुआ, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। यही हमारा दूरी निकाला गया, यही हमारा दूरी है, ठीक। अब इसमें ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये तो नॉर्मल की लंबाई या फुट परपेंडिकुलर की लंबाई थी। इसमें आपसे पूछा जाए कि आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया रहेगा कि डिस्टेंस जो है, सपोज किया जाए 6√29 है, 6/√29 और 29, तो d का वैल्यू 6/√229। उसके बाद आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया हो, एक पॉइंट दिया गया हो, प्लेन पर एक पॉइंट हो 2, 3 और 5, आपसे यहाँ पर इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और प्लस 5z लिख सकते हैं। 2x प्लस 3y प्लस इसका कहेंगे कि पोजीशन वेक्टर। अब नॉर्मल का इक्वेशन अब यहाँ पर निकाल सकते हैं कि lx मतलब 2x और प्लस 3y और प्लस 5z और बराबर क्या कर सकते हैं, p का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस जिसको बोलेंगे वो p है 6/√29। तो इस तरह से हमने कहें कि निकाल दिए नॉर्मल फॉर्म में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर अगर आपको निकालना वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में निकालना, तब क्या करेंगे। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए सेम सिमिलरिटी उसी का वैल्यू हम निकालते हैं, इसी को सेम कहें कि वेक्टर फॉर्म में जब निकालना हो तो ये आपका देखिए एन कैप आ चुका है, एन कैप ये जो है एन कैप बराबर 2i प्लस 3y 3i 3j और फिर 5 के है, और आर वेक्टर बराबर हम यहाँ पर xi और yj और z के, ये ऑलवेज हमेशा इस तरह का होगा जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो अगर आपको निकालना हो आर वेक्टर डॉट एन कैप, तो आर यहाँ वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर क्या होगा, p होगा। तो आर वेक्टर का वैल्यू कितना है, xi प्लस yj और प्लस z के, और फिर कर सकते हैं हम यहाँ पर 2i एन कैप 3j और प्लस 5 के बराबर p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हमने 6√29 निकाला है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि नॉर्मल का या और वेक्टर फॉर्म इक्वेशन को
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे की बातचीत हम करेंगे यहाँ पर कि कंडीशन अगर परपेंडिकुलर का हो, कंडीशन अगर परपेंडिकुलर का हो तब क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। अगर कंडीशन परपेंडिकुलर का हो, कंडीशन अगर परपेंडिकुलर का हो तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर परपेंडिकुलर का हो तो अगर टू लाइन्स, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स आर पैरेलल, इवन व्हेन टू प्लेन्स, अगर टू प्लेन, ये इस तरह का प्लेन अगर पैरेलल हो, टू प्लेन, तब क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2